उत्तराखंडी होने के नाते कहने में मुझे बिल्कुल झिझक नहीं होती कि देखिए हम सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, इतना वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम एक भूपेंद्र हजारिका नहीं दे पाए। हम जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति जो ग्राम समाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण मेले ठेलों में बसती थी, उसे हमने एक मंची संस्कृति बना दिया है। जो आपने कहा कि जो अब देखिए परिवेश, लोक संस्कृति उपजी कहाँ से? परिवेश से। जब परिवेश ही नहीं रहा तो फिर लोक संस्कृति का केवल हम स्टेज वाला रूप ही तो देखते हैं। आप देखिए जो हमारी पोशाकें होती थी, खासकर मैं वहाँ देखती हूँ हमारी पहाड़ की शादियों में, हम तो देखते हैं कुमाऊं की शादियों में आजकल लहंगा दुपट्टा जो पहना जाता था वो गायब सही। तो आपको लगता है कि उत्तराखंड की संस्कृति की जड़ें अपने आप में मजबूत हैं? नहीं, उसका कारण तो देखिए समाज से है। नमस्कार, हमारे आज के शो में हमारे साथ हैं संस्कृति विभाग उत्तराखंड की पूर्व निदेशक सुश्री बीना भट्ट जी। तो आपका इस शो में स्वागत है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को और उत्तराखंड राज्य के लिए समर्पित इस शो में हम चाहेंगे कि आप इसकी शुरुआत करें, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताते हुए कि आपका बचपन कहाँ बीता और आप उत्तराखंड में कब से हैं। मेरा मूलतः मैं पिथौरागढ़ को बिलोंग करती हूँ और मेरी पैदाइश नैनीताल की है। पिथौरागढ़ गांव का नाम भी बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग बिशाड़ के भट्ट कहलाते हैं। ठीक। और मेरा जो पैदाइश है वो नैनीताल की है। नैनीताल मेरा ननिहाल था और मेरा जो बचपन है वो लखनऊ में बीता, क्योंकि मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे, तो इसलिए बचपन मेरा लखनऊ में बीता है। और उत्तराखंड से क्योंकि अब मूलतः यहीं को क्योंकि बिलोंग करती हूँ और परिवार पूरा दोनों माताजी और पिताजी की तरफ से यहीं से है, तो इसलिए मेरा उत्तराखंड से बहुत आप कह सकते हैं पैदाइश होने से अब तक का नाता है। तो आप अपनी शिक्षा के बारे में बताएंगे कि आपने शिक्षा कहाँ ग्रहण की? मेरी शिक्षा पूरी लखनऊ की ही है। ज़्यादातर मेरा प्राइमरी से लेकर के पूरा यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक मैंने लखनऊ में ही हासिल करी। मैं आईटी कॉलेज और लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हूँ और पूरी परवरिश भी क्योंकि वहीं हुई है और एजुकेशन भी मेरी पूरी लखनऊ की है। लखनऊ में आपने अंतिम क्या शिक्षा प्राप्त की अंतिम रूप से? मैंने लखनऊ में पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया था इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद कुछ समय वर्क करने के बाद मैंने फिर एमबीए भी किया वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, तो जिसे लुम्बा कहते हैं मैं वहाँ ही से मैनेजमेंट की प्रोडक्ट हूँ। तो आप बेसिकली इकोनॉमिस्ट हैं? मैं बेसिकली मुझे भी मेरा बहुत सारे सब्जेक्ट्स में दखल रहा है। मेरी अगर आप स्नातक की तक की शिक्षा पूछेंगे तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की है। साइंस की विद्यार्थी? मैं साइंस की विद्यार्थी हूँ। मेरा इकोनॉमिक्स में क्योंकि मेरा शौक़ था और मुझे पढ़ने का बचपन से ही इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह बहुत पढ़ती थी मैं, जब से समझ में आया इकोनॉमिक्स। और मुझे पता नहीं क्यों जब से कौटिल्य की अर्थशास्त्र के बारे में सुना था, तब तक तो पढ़ा नहीं था, तो मुझे लगता था कि सब चीज़ तो इकोनॉमिक्स से शुरू होती है और वहीं पर ख़त्म। तो इसीलिए मुझे लगा कि फिर जब है ही ऐसा तो क्यों नहीं पढ़ लिया जाए, क्योंकि लगता था कि कहाँ से शुरू हुआ, सब कुछ तो इकोनॉमिक्स का ही बेस नज़र आया। तो मैंने इकोनॉमिक्स से ही फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना सही समझा और उस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा था। फिर उसी के बाद फिर उसी का एक एक्सटेंशन ही मान लीजिए कि फिर मैंने एमबीए भी किया और वो भी फाइनेंस में वहीं से। फाइनेंस में एमबीए करने के बाद आप सीधे सरकारी सेवाओं में आ गई थी? आपने कहीं निजी संस्थानों में भी अपनी सेवाएं दी? नहीं, मैंने ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं ना, आप अदरवाइज ना लीजिएगा, ऐसी जानकारियां जिन्हें कि क्योंकि दर्शक आपके जीवन के बारे में भी जानना चाहेंगे। मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, मतलब इसमें एमबीए किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन और एमबीए के बीच में मैंने इकोनॉमिक्स की लेक्चरशिप भी की थी। अच्छा। तो उस पीरियड में करा। फिर उसके बाद मुझे लगा, मैं उस पीरियड में लिखती भी थी, वैसे मैं एआईआर वगैरह से भी जुड़ी रही हूँ
मैं उनके नाटक और उनकी वाणी की कंपेयरिंग और कविताएं इत्यादि भी लिखती थी और अक्सर जुड़ी रही आकाशवाणी के साथ उनके कार्यक्रमों में। लेकिन एमबीए करने के बाद मैंने नेचुरली कॉरपोरेट सेक्टर ज्वाइन करना था, तो कैंपस में ही सिलेक्शन हो गया था। फिर मैंने ज्वाइन किया फाइनेंशियल एक्सप्रेस एज फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव। तब वो समय इंडियन एक्सप्रेस का जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस विंग नया नया शुरू हो रहा था। हालांकि मुझे लगा यहाँ मुझे दोनों मौके मिलेंगे, लिखने का भी मौका मिल जाएगा और साथ में फाइनेंशियल एज एनालिस्ट और फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव की तरह भी मौका मिल जाएगा। तो मुझे इसलिए मैंने वो ज्वाइन किया। हालांकि 2-4 जगह और भी हो गया था मेरा, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ मुझे दोनों, मुझे लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ओवर पीरियड ऑफ टाइम नहीं मिलने की वजह से मेरा कम हो गया है, लेकिन तब मुझे बहुत शौक़ था कि मैं लिखती भी थी, मेरी बायलाइन से आर्टिकल्स भी छपते थे। तो आपने जैसा अभी बताया कि आप मूलतः पिथौरागढ़ ज़िले की रहने वाली हैं। आपकी पैदाइश भी लखनऊ नैनीताल की है जी। शिक्षा आपकी लखनऊ की है। तो उसके बाद फिर उत्तराखंड में आपका तत्कालीन उत्तर प्रदेश में आपका आना जाना पहाड़ों में लगा रहा। लेकिन आप स्थायी रूप से उत्तराखंड में कब से हैं? मैं स्थायी रूप से उत्तराखंड में 96 से हूँ। 96 जब से मेरी मैंने उत्तराखंड मतलब तत्कालीन उत्तर प्रदेश में नौकरी ज्वाइन करी, तब से। आपकी पहली ज्वाइनिंग कहाँ और किस विभाग में रही? मेरी पहली ज्वाइन मैंने एज रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर लैंसडाउन, वो पौड़ी गढ़वाल रीजनल है, तो वो क्षेत्र का पौड़ी गढ़वाल, वहाँ तैनाती हुई थी मेरी पहली। अच्छा, उसके बाद संस्कृति विभाग में आप कब से हैं? संस्कृति विभाग का ये भी अजब संयोग है कि मुझे शौक़ था जैसा कि बताया लिखने पढ़ने का, तो मुझे वो मौका मिला 99 में जब मुझे तत्कालीन जो हमारे संस्कृति मंत्री जी थे आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने मुझे वो मौका दिया और हिल डायरेक्टरेट में शुरुआत हुई हमारी। तो क्योंकि हिल डायरेक्टरेट तब बात ही आ रही थी, विभिन्न विभागों के हिल डायरेक्टरेट का बनना हो रहा था और मैं पौड़ी में ही पोस्टेड थी, तो उनकी वजह से मुझे वो मौका मिला और मैंने हिल डायरेक्टरेट संस्कृति मंत्रालय का जब पर्वतीय निदेशालय बना। एग्जैक्टली, पर्वतीय निदेशालय पहली बार यहाँ वर्ष 1999 में। ठीक, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस जानकारी। अब शुरू करते हैं कि जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आप उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व से ही उत्तराखंड में एक सरकारी मुलाजिम के तौर पर कार्यरत रही हैं और एक लंबा कार्यकाल आपका रहा है। चर्चाओं में आप रही हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि आपका विभाग संस्कृति विभाग है और आप संस्कृति विभाग के उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी चर्चित एक अधिकारी रही हैं। और आपने राज्य गठन से पूर्व एवं राज्य गठन के उपरांत दोनों ही परिस्थितियों को बहुत नज़दीक से देखा है। तो एक सरकारी अधिकारी की नज़र से आप क्या बदलाव महसूस करती हैं इन 25 वर्षों में? सबसे पहले तो पॉजिटिव बदलाव की बात करूँगी। पहले क्या होता था, एक तो अब क्योंकि बात आपने छेड़ी है विभाग के नाते, इंडिविजुअल के नाते भी बताऊँगी, विभाग के नाते बताती हूँ। जब हमने यहाँ हिल डायरेक्टरेट शुरू किया था तब ना तो इतनी लोग इतने सजग थे और ना उनको शायद उतना मौके मिलते थे। और धीरे धीरे राज्य गठन के बाद फिर क्योंकि एक अलग राज्य बना, फिर नेचुरल है कि उसका भी फिर संस्कृति की, अपनी संस्कृति के प्रति सजगता भी हुई। सरकारी तरह से भी हमने कोशिश करी कि जो हमारी लोक संस्कृति है उसके विभिन्न आयाम लोगों के समक्ष आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा दिशाओं में हम कार्य कर सकें। सभी आयामों में मैं कार्य करने का प्रयास किया और आज उसकी परिणति है कि अगर आप देखिए तो मुझे कहते हुए गर्व लगता है कि जो जितना भी हम कर सके और हम इस लेवल पे ला पाए कि आज की तारीख में उत्तराखंड की संस्कृति का अपना की एक पहचान है और लोक संस्कृति खास तौर पे एक उस लेवल पे हम ला पाए जहाँ पर आज हमारे इतने कल्चरल ग्रुप्स हैं, इतने हम म्यूज़ियम की बात करते हैं, हम इतनी हर दिशा में हम बात करते हैं, हम प्रेक्षागृहों की बात करते हैं। तो हम हर तरह से खासकर लोक संस्कृति के, चाहे वो लोक साहित्य हो, लोक परंपराएं हों, चाहे वो हमारी लोक कला हो, जिस लेवल पे आज है वो एक उसका प्रोग्रेशन बुरा नहीं हुआ है।
अच्छा प्रोग्रेशन हुआ है। और इस नाते मैं कहती हूँ कि ये तो रही विभाग की पॉजिटिव। बात, पॉजिटिव बात। और जैसे देखिए हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं। नेगेटिव पक्ष जो हुआ है इन 25 सालों में, वो ये हुआ है कि वो तो खैर पूरे समाज में ही है, उसका एक पार्ट हम भी हैं। तो हम मतलब हमारी संस्कृति हो या हमारा अपना जो हुआ है, वो ये हुआ है कि कमर्शलाइजेशन बहुत हो गया। तो उसकी वजह से आज जैसे जो पहले होता था कि आप किसी भी कला में देखिए, चाहे वो शास्त्रीय हो, चाहे लोक संस्कृति हो, लोग बड़ी मेहनत करते थे। उनको एक दिन में टीवी के सामने नहीं आना होता था। तो और ना उनको ऐसा होता था कि आज की रात हमने काम किया और कल सवेरे हमको बिल्कुल घर घर में क्या जाएगी, बिल्कुल हमारा इतना बड़ा नाम हो जाए। तो लोगों ने बड़ी साधना की है और लोक संस्कृति में भी बहुत साधना की है। शायद हम उतने लोगों को उस मुकाम पे आने पे बहुत वक्त लगा है, जो आज के दौर में मुझे लगता है कि वो एक इतना जल्दी सबको चाहिए। तो उसकी वजह से प्रतिस्पर्धा भी है, और जहाँ भी पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स तो आ ही जाती हैं कि उसमें प्रतिस्पर्धा है। फिर यह है कि हमको सबको फेमस होना है और एक ही दिन में होना है, फिर उसको कार्यक्रम ज़्यादा क्यों मिले, हमको कम क्यों मिले, मतलब वो उस तरह की चीज़ें जो होती हैं, अब वो नेचुरल है। तो ये एक नेगेटिव पक्ष है। अगर आप केवल केवल संस्कृति, क्योंकि एक तो अभी आपने कहा ना कि संस्कृति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर आदमी का टेक है। मतलब एक सड़क चलते हुए आदमी से लेके एक पढ़े लिखे उसका IAS अफसर और मुख्यमंत्री तक कि नहीं, मतलब कोई भी आदमी, क्योंकि संस्कृति चीज़ ही ऐसी, हर आदमी का टेक है। तो अभी आपने कहा, तो इसकी वजह से हर आदमी अपना कोई दृष्टिकोण रखता है, नहीं तो कम से कम कमेंट करने का तो हक रखता ही है। ठीक बात। अच्छा, अगर आपके शब्दों को कुछ इस तरह से कहें कि वर्ष 2000 में 1999 में जब आप संस्कृति विभाग में आई थी, तो उस समय एक कलाकार का मानदेय 400 रुपये था। नहीं, और कम, 200 रुपये था। हाँ, 200 रुपये मानदेय था। हाँ। जो 200 की जगह फिर 400 हुआ, फिर आपके ही कार्यकाल में 400 का 800 हुआ, और आज आपके रिटायर होने से पहले वो जो है 3000 रुपये मानदेय हो गया है। हालांकि अभी उसका भुगतान प्रारंभ नहीं हुआ है, और मुख्यमंत्री जी की घोषणा इस बारे में हो चुकी है, आने वाले कल में जो मानदेय का भुगतान है इसी प्रकार से होगा। एक तो मानदेय की बात। दूसरा, जिस समय आप आई थी उत्तराखंड में, उस समय उत्तराखंड में गिने चुने कलाकार सूचीबद्ध विभाग में थे और गिने चुने ही सांस्कृतिक दल थे। आज मेरे ख्याल से उस समय संस्कृति विभाग में दलों की संख्या 10 या 12, 15 होगी, बहुत ज़्यादा, पाँच हमारे दल। पास और बस यही बताते हुए लगता है, जब हम पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार हम दिल्ली में हम अपनी लोक संस्कृति को दिखा रहे थे, उस समय हमने जिस ग्रुप को ले गए थे, नंदलाल भारती जी का ग्रुप था, हम ले गए थे, तो हमारे पास गिने चुने लोग थे, गिने चुनी वो थी, और उसके भी आभूषणों वगैरह की वजह से हम खुद गए थे दुकानों में और देख करके, तो इस तरह की चीज़ें भी थी। तो 5 दल थे, और आज जब आपने विभाग छोड़ा है, क्योंकि अभी आप दिसंबर में रिटायर हुई हैं, तो मेरे ख्याल से 200-250 से ऊपर दल सूचीबद्ध हैं जी। 250 दल का मतलब लगभग 4 से 5,000 कलाकारों का विभाग ने चिन्हीकरण किया है। ये एक पॉजिटिव पक्ष है। लेकिन इसी का जो नेगेटिव पक्ष ये है कि हम जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति जो ग्राम समाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण मेले ठेलों में बसती थी, उसे हमने एक मंची संस्कृति बना दिया है। और ग्राम समाज, क्योंकि इसमें पैसा, जैसा आपने कहा, पैसा इन्वॉल्व होने के कारण ग्राम समाज से कल्चरल एक्टिविटीज़ का एक तरीके से देखा जाए तो वो हटती जा रही है। और मेलों का चिन्हीकरण होने के बाद, मेलों का सरकारीकरण होने के बाद, तो आज स्थिति यह है कि मेला सरकार की जिम्मेदारी हो गया है और उसमें जन भागीदारी बिल्कुल समाप्त हो गई है। इससे आप किस हद तक सहमत हैं? देखिए, पहली बात तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब ऐसे ही हुआ, एजुकेटेड पहले कम, अब ज़्यादा। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग बढ़ेंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग बढ़ेंगे। अब चाहे वो संस्कृति हो या कोई और चीज़, इकोनॉमिक्स, जहाँ पैसा मिलने लगेगा जिस चीज़ में, लोग बढ़ेंगे।
ये सारी चीज़ें तो एक नेचुरल प्रोसेस है, होगी। जो आपने कहा कि जो अब देखिए परिवेश, लोक संस्कृति उपजी कहाँ से? उस ग्रामीण परिवेश से, परिवेश। उस परिवेश से। जब परिवेश ही नहीं रहा हाँ। तो फिर लोक संस्कृति का केवल हम स्टेज वाला रूप ही तो देखते हैं। हाँ। आज की तारीख में हम जब मेले जाते हैं तो वहाँ भी आपसे कोई सामान लेंगे तो आपसे कोई कह देगा अच्छा आप जीपे कर दीजिएगा, आप ये कर दीजिएगा, या अगर उसकी रोज़ी रोटी चल रही होगी तो वो जो हाथ की चीज़ें बनाएगी उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी, दो चार चीज़ों में होगी, लोग खरीदेंगे भी, इसीलिए हैंडीक्राफ्ट्स बढ़ भी रहा है। लेकिन जो उसका नेचुरल स्वरूप निकल के आता था तो वो तो नेचुरल है, उस पर असर भी आया है। और ग्रामीण परिवेश में अब वो बात नहीं रही, ना उस तरह की वेशभूषा, ना उस तरह की संस्कृति, ना उस तरह के गाने। हालांकि एक अच्छी बात आज के दौर में ये हो रही है, ये बीच का दौर तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह का था क्योंकि मीडिया का, सोशल मीडिया का युग था, तो मतलब एक जब बिल्कुल होड़ जैसी लगी थी। लेकिन मैं देख रही हूँ लेटली जो यंग लोग हैं वो भी अपनी संस्कृति की ओर फिर प्रेरित हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो सीखने की। तो एक चीज़ ये भी हुई है, मतलब मेले वगैरह तो सही बात है क्योंकि मेले का स्वरूप जो है वो अब वैसा नहीं रहा। जो पौराणिक मेले थे अब वो कई चीज़ें पौराणिक के अलावा भी बहुत सारे मेले हो रहे हैं। हाँ। तो कुछ में नहीं, जैसे हम पहले अगर किसी मेले में जाते थे तो उसमें ग्रामीण जनता की चाचरी, भगनौल, जो उनका सांस्कृतिक परिवेश दिखता था वो अब सिर्फ एक स्टेज तक सीमित हो गया है। हाँ। जन भागीदारी लगभग समाप्त हो चुकी है, बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जन भागीदारी बची हुई है। उसका कारण ही वही है ना, जब परिवेश वैसा नहीं रहा तो इसकी वजह से जो परिवेश से उपजी हुई चीज़ें थी उनका भी उसमें भी बदलाव आना लाजमी था, है, क्योंकि परिवेश से ही तो उपजती हैं ये चीज़ें। और जैसे अब आप देखिए, आप होली गायन की परंपरा ले लीजिए या कोई भी, हर घर में होली गाई जाती थी। बिल्कुल। हर घर में कोई भी जना तबला लेके बैठ जाता था, कोई मतलब कम से कम ऐसे लोग होते थे कि ऐसा नहीं होता था कि वो एक कोई ग्रुप का ही एक कोई मतलब परफॉर्मेंस टाइप की हो, ऐसा कुछ नहीं, उसमें सबकी अपनी भागीदारी होती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, फिर उसको भी स्पेशलाइज्ड हो गया, ये हो गया, कुछ एक करेंगे उस तरह का। उसमें जितना आपको इन्वॉल्वमेंट होना होता था, चाहे वक्त की कमी कह लीजिए, चाहे प्रोफेशंस की कह लीजिए, पहले जो प्रोफेशंस थे वो इतने ज़्यादा फैले हुए नहीं थे। और मतलब आज सब लोग बाहर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और वहाँ स्कूल का परिवेश दूसरा है, घर में आके दूसरा है, तो उसमें चेंजेस हो गए हैं बहुत सारी चीज़ें। और आपने सही कहा, वो स्टेज तक सीमित रह गया है कि स्टेज में जो होगा जोड़ा, चांचरी, बैर, जो भी हम सुनते थे वो सब स्टेज में रह गया है। लेकिन अब अगर इसका अच्छा पक्ष देखेंगे तो वो भी है कि स्टेज में रह गया इसलिए लोगों को पता है। अगर वो ना हो तो लोगों को तो पता भी नहीं रहेगा कि हमारा ऐसा भी होता था। तो उसका अच्छा पक्ष भी है ये। और चलिए मेले के ही बहाने हो तो रहा है, हाँ। लोग कर तो रहे हैं। और ये जो विभिन्न मेले हो रहे हैं, लोगों को मौका मिल रहा है, ख़ासकर लोक संस्कृति के जो संवाहक हैं, जो कलाकार हैं, उन्हें वो मौका मिल रहा है सीखने का और उसे दिखाने का। नहीं तो अगर मान लीजिए इतने मेले नहीं होते तो इतने ये यंग लॉट कहाँ करता है इस सब चीज़ों को, हाँ। उस तरफ प्रेरित भी नहीं होता। अगर आर्थिक संसाधनों से नहीं जोड़ा जाता तो शायद युवा पीढ़ी इस ओर आकर्षित नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो ये उसका पॉजिटिव पक्ष है। बिल्कुल जी। इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की लोक संस्कृति में। अगर हम कुमाऊँ से बात करें तो मोहन उप्रेती जी, और उससे भी पहले, या गढ़वाल से बात करें तो जीत सिंह और उससे भी पहले कई लोक कवि, गोपाल बाबू गोस्वामी से लेकर एक लंबी श्रृंखला है जी। लेकिन वर्तमान में अगर हम एक नामों को छोड़ दें, और उन नामों को सरकार ने भी चिन्हित किया है, किसी को पद्म भूषण देके, किसी को पद्मश्री देके, तो उन दो एक को छोड़ दें तो ऐसे सरकारी व्यवस्थाओं और आर्थिक संसाधनों की मजबूती के बावजूद और सरकारी सहायता के बावजूद ऐसे चेहरे और ऐसे नाम आगे नहीं आ पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? नहीं, इसलिए क्योंकि उस तरह का लेखन
जो है होता है भी, अगर होता भी है तो उसको पढ़ने वाले कम होते हैं। ये सब चीज़ें नहीं, तो जैसे आसाम से आप लेते हैं तो आसाम ने बड़े चर्चित गायक दिए। मैं अक्सर अपने वक्तव्यों में कहती रहती हूँ कि ये अब उत्तराखंडी होने के नाते कहने में मुझे बिल्कुल झिझक नहीं होती कि देखिए, हम सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, इतना वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम एक भूपेंद्र हजारिका नहीं दे पाए। और आप अगर आसाम से देखिए, भूपेंद्र हजारिका या पंजाब का संगीत हर जुबान पर है, हाँ, लेकिन अगर हम अपने उत्तराखंड की ओर गौर करते हैं तो हमारे विवाहों में एक गढ़वाली और कुमाऊनी गाने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा गाना जो होता है वो पंजाबी या अंग्रेजी होता है। जिसको हम इसे लोक संस्कृति, मतलब हमारी संस्कृति मंची तो मजबूत है। मैंने कहा आपका मानदेय 2200 रुपये से 3000 रुपये पहुँच गया है, लेकिन हम कल्चरली रिच नहीं हो पाए हैं आज तक। नहीं, उसका कारण तो देखिए समाज से है, और लोक संस्कृति कोई भी हो, वो होती उस समाज से। पहले हम प्राइड महसूस करेंगे अपनी संस्कृति में, तभी तो हम उसको दिखाएंगे, तभी तो हम उस पर वर्क करेंगे। अब सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है इस मामले में, मेरे बड़े बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचार हैं कि आप देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि असम में देखिए, मतलब अभी जुबिन गर्ग को देखिए आप, क्या मतलब आप मतलब एक कोई बहुत राष्ट्रीय स्तर का नेता भी वो सम्मान नहीं पा सकता जो जुबिन गर्ग ने पाया। जुबिन गर्ग को देखिए आप, भूपेंद्र हजारिका जी को देखिए, मतलब आपका वो जो कमिटमेंट है एज अ सोसाइटी हमारा, उस कमिटमेंट, उसके लिए ऐसा नहीं है कलाकार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको उस तरह की चीज़ें, ऐसा ही नहीं तो कुछ उस तरह का जो साधना, मैंने कहा ना कि ज़रूरत थी यंगर लॉट में, और उस पर काम करने की, पता नहीं क्या है ये, मेरे भी आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है। और जबकि देखा जाए तो नेशनल लेवल पे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को, जो हमारे लोगों ने नाम किया है, हाँ। आप चाहे मोनू प्रीति जी ले लीजिए या जितने भी लोगों के नाम लीजिए, बृजेंद्र शाह जी ले लीजिए, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने नेशनल फलक पे छाए हैं। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जो अभी बात कर रहे हैं कि मतलब जिस तरह का एक हमें जो समाज का जो एक जन भागीदारी, जैसे आप आज से 20 साल पहले के समाज में चले जाइए तो हमारे वहाँ विवाह में लोक संस्कृति दिखती थी। शकुनाखर से शुरू होके हर पद्धति का एक लोकगीत जनमानस के बीच था। ऐसे ही अगर गढ़वाल में आते थे तो यहाँ तो फिर भी लोक कलाकारों ने थोड़ी संस्कृति बचा के रखी हुई है, भले ही पैसे लेके ही सही। विवाह कार्यक्रम में, हल्दी हाथ के कार्यक्रमों में एक संगीत का एक छोटा सा पक्ष होता है, हालांकि उसमें जन भागीदारी नहीं है, वो एक मंची कार्यक्रम होने लगा है विवाहों में भी, लेकिन कुमाऊं से तो वो परंपरा भी बिल्कुल लगभग गायब हो गई है और एक जिसे कहते हैं गैर जरूरी चीज़ मान लिया गया है उसे। वो कारण उसका वही है कि आपको उसमें गर्व जब तक महसूस नहीं होगा ना, आप पहले ख़ुद को समझें, तब तो आप लोगों को समझा पाएंगे। अब वो चीज़ें जो होती थी वो पता नहीं क्या है, वो फास्ट बीट की म्यूज़िक का असर है कि क्या है, या मेरे भी समझ में नहीं आया कि ये क्या है कि हम क्यों नहीं उस तरह के रस्में वगैरह होती थी जिसको सुन के मतलब हमने देख कर बड़े हुए हैं, जिस पर देखा हुआ है, लेकिन वो आजकल थोड़ा सा गौण होता सा दिखाई पड़ा। और तो और आप देखिए जो हमारी पोशाकें होती थी, खासकर मैं वहाँ देखती हूँ हमारी पहाड़ की शादियों में, एक जौनसार को छोड़ दीजिए, जौनसार में अभी भी बहुत ज़्यादा लोग अपने ही जो आभूषण हैं, अपने ही जो उनके क्या कहते हैं, जो लोकल उनके कॉस्ट्यूम्स हैं, या कॉस्ट्यूम वर्ड नहीं होता, लोकल उनकी वेशभूषा जो भी है, हाँ, वो पहनते हैं। हम तो देखते हैं कुमाऊं की शादियों में आजकल लहंगा दुपट्टा जो पहना जाता था वो गायब सही दिखाई पड़ता है। कुमाऊं का पिछोड़ा जो है वो वैवाहिक और धार्मिक कार्यक्रमों से निकलकर नेताओं के स्वागत में या अभिनंदन कार्यक्रमों में या मंची कार्यक्रमों में आ चुका है। जो पारंपरिक परिवेश था, जो पारंपरिक हमारे परिवार के कार्यक्रम थे, वहाँ पिछोड़ा गायब होकर दुपट्टे का रूप ले चुका है, अगर आपने गौर किया होगा तो।
देखिए वो तो इस बात में मैं आपसे बहुत इत्तेफाक नहीं रख पाऊंगी। कारण क्या है ना, चीज़ें हम लोग इसको पैराबोलिक वो कहते हैं डेवलपमेंट। चीज़ें वही होती हैं, लोगों का स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है समय के साथ। तो पिछौड़ा आज भी कुमाऊँ में बहुत ज़्यादा पहना जाता है। एक तो वो खुद ही खूबसूरत है, फिर उसकी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, पूरा कॉस्मॉस बना होता है। तो मतलब पूरी आपको पूरे नक्षत्र, पूरा जो कॉस्मॉस है वो आपको एक सौभाग्यवती और एक मतलब जो शादीशुदा महिला है उसको वो दे रहा है आशीर्वाद। इस तरह से उसका एक सिग्निफिकेंस है। तो इसलिए वो ख़त्म तो नहीं हुआ है, आज भी वैसा ही, बल्कि उसका मतलब इतना इंटरनेशनली मैं देखती हूँ उसका जितना ज़्यादा बढ़ गया है अब, वो एक बहुत पॉजिटिव पक्ष है। मतलब इतना। और जहाँ तक रहा स्वागत का, तो देखिए उसी चीज़ से तो अब स्वागत, पहले इतना ज़्यादा स्वागत नहीं होता था, अब होता है। तो हम तो कहेंगे G20 में भी हमने वो पिछौड़ा का वो जबकि मेल्स में नहीं पहना जाता था, तो वो दिया था, लोगों को गिफ्ट किया था, क्योंकि उसका वो बहुत ज़्यादा है ना, उसका एक इम्पोर्टेंस बहुत है। और लोगों को एक, आप सोचिए कि हम आज के दौर पे जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं और हम दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो तब हम ये भी बात करते हैं कि सारा जो आपका कॉस्मॉस है वो आपको आशीर्वाद दे रहा है। कितना बड़ा सोच है। और अगर वो सोच को हम प्रचारित कर सकें, चाहे किसी को गिफ्ट के माध्यम से ही सही, तो इसमें कोई बुराई मुझे नज़र नहीं आती। चीज़ें तो देखिए क्या हमारी संस्कृति वही है जो हमारे 3-4 पीढ़ी पहले की थी? नहीं, बदली ना, हर रोज़ बदल रही है। तो कुछ चीज़ें अगर बदल रही हैं और अच्छे के लिए बदल रही हैं, तो वो बुरी बात नहीं है। जैसे मैं उसको अक्सर उसका एग्जाम्पल देती हूँ, पेड़ की तरह से जड़ें मजबूत हों, बाकी फैले तो क्या बुरा है। लेकिन हाँ, अगर जड़ें ही नहीं हैं तब तो कुछ चिंता का विषय हो जाता है। नहीं, तो आपको लगता है कि उत्तराखंड की संस्कृति की जड़ें अपने आप में मजबूत हैं? बहुत बहुत ज़्यादा। और कारण यही है, उत्तराखंड की संस्कृति की जड़ें मजबूत हैं, इसलिए इतने उसके बावजूद देखिए, अगर हम अभी बात कर रहे थे कि हम एक चाहे वो भूपेन हजारिका जी हो या जुबिन गर्ग हो या जो भी, अगर उस लेवल का अगर एक फेमस नेम मतलब कि हम जिसने बॉलीवुड में भी वो करा, वो बात अगर कर रहे हैं, तो उसके साथ हमें ये भी बात करनी चाहिए कि आज की तारीख में भी नेशनल लेवल पे भी अगर कोई बड़ी फंक्शन होता है, तो उसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति अपनी जगह बनाती है। ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल के भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, अगर कभी आप देखिए, अगर वो लोक संस्कृति के होंगे तो उसमें हमारे यहाँ के भी कल्चरल ग्रुप ज़रूर इन्वॉल्व होंगे। तो ये वो हमारी शक्ति है। और जगह हमारे पड़ोसी भी और प्रदेश भी हैं और भी हैं, लेकिन इस लेवल पे तो कहती हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी लोक संस्कृति। इसीलिए उसका इसीलिए वो आज तक अपना स्थान बनाए हुए है। जब उत्तराखंड की संस्कृति की हो रही है और आप लंबे समय तक संस्कृति विभाग में निदेशक रही हैं, तो सरकार पर ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि विभिन्न सरकारी आयोजनों में आप सरकारी जो स्थानीय सूचीबद्ध लोक कलाकारों और उत्तराखंड के अन्य जो बड़े कलाकार हैं उन्हें स्थान देने की जगह सरकार द्वारा कुमार विश्वास से लेकर और हेमा मालिनी तक के कई बड़े नामों को और मुंह मांगे भुगतानों पर आपके द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम दिए जाते रहे हैं, तो इसके पीछे क्या करना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम आयोजनों की बात करते हैं, तो आयोजन भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक जैसा कि आपने खुद कहा कि मेले हैं, और मेले भी सरकारी जो है अनुदान उसमें एक पार्ट होता है, मेजर पार्ट होता है। तो उस पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो ज़्यादातर लोक संस्कृति से जुड़े होते हैं। अगर आप देखा जाए, अगर आप संस्कृति विभाग की बात कर लीजिए, या सूचना भी करता है कार्यक्रम, तो इन कार्यक्रमों की बात कर लीजिए, तो देखा जितना आज की होड़ मची हुई है लोक संस्कृति में दलों को अपना सूचीबद्ध कराने की, तो वो ये अपने आप में ये प्रमाण है कि उनको कार्यक्रम मिल रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करेंगे अगर उस पर उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं।
और रोज़ाना के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे कहीं भी हो रहे हों पूरे उत्तराखंड में, वहाँ लोक संस्कृति के लोग ही बुलाए जाते हैं। अब जहाँ आप सरकारी आयोजनों में इन बड़े कलाकारों की बात करते हैं कि जो जिन्होंने देश विदेश में नाम किया है, तो हम देखिए देश से बाहर तो हैं नहीं। तो अब उन कार्यक्रमों की भी उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पर जिस प्रकार का आयोजन होता है, उस तरह के आयोजन में अब रोज़ तो मेरे ख़्याल से मैंने तो नहीं सुना अभी तक कि रोज़ के कार्यक्रमों में कहीं पर भी ये बड़े नाम या कोई भी नाम बुलाए जा रहे हों। हाँ, यदा कदा कोई बहुत बड़ा जहाँ पर उनको मतलब आयोजकों को ये लगता है कि उसमें इंटरनेशनल या नेशनल या कुछ इस तरह की ऑडियंस उनके पास आने वाली है, या आयोजन का वो पैमाना है जो एक बहुत बड़ा एक स्केल है, वहाँ पर वो एक एलिमेंट भी रखा जाता है। जैसे कि जब हमने बहुत पहले ये अपने कल्चरल सेंटर की शुरुआत की थी और निनाद किया था, तो सारा दिन हमने लोक संस्कृति वालों के कार्यक्रम रखे थे, जो कि पूरे भारतवर्ष के लोक संस्कृति के कार्यक्रम, क्योंकि लोक संस्कृति केवल हमारी नहीं, हमको और जगह भी देखने की ज़रूरत होती है। और इवनिंग्स जिसे हम कहते हैं, इवनिंग जिसमें एक बड़ा कलाकार, क्योंकि देखिए कला एक ऐसी चीज़ है कि वो अगर एक लोक संस्कृति होती है, फिर और जगह की लोक संस्कृति होती है, फिर इस तरह के कलाकार जिन्होंने कि एक लोक संस्कृति भी है उसमें बॉलीवुड भी हो गया, उसमें या क्लासिकल गायन भी हो गया नेशनल लेवल का, वो भी एलिमेंट उनको भी जोड़ा था। तो इसी तरह कुंभ में भी हमने उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया था। एक खाली अपनी लोक संस्कृति, फिर देश की लोक संस्कृति, फिर ये जाने माने नाम जिन्होंने देश में नाम किया है और देश विदेश में नाम किया है। तो जो ये बार बार कहते हैं, देखिए ये तो इस तरह का एक मैं कहूँगी कि एक भ्रांति है लोगों के मन में, या मतलब जो भी कारण उसका जो भी रहा हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भ्रांति है कि बड़े कलाकारों को तरजीह दी गई। तो मुझे तो नहीं लगता है, हर तरह के कलाकार, तभी तो आज इतने कार्यक्रम हो रहे हैं। अगर आप देखिए कि एक कल्चरल ग्रुप को अगर आप एवरेज मांग लीजिए कैसे, जो पहले मिलता था और आज की तारीख में जो उनका एक कल्चरल ग्रुप को पैसे मिलते हैं, अब ज़्यादा होंगे तो नेचुरल है एवरेज कम हो जाएगा, लोगों को कम मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी जो आज अगर उनकी आजीविका उससे चल रही है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि लोक संस्कृति के लोग जो यहाँ के कलाकार हैं, उन्हीं को, स्थानीय कलाकारों को ही तरजीह दी जा रही है। और 100 से अधिक मेले और उनमें रोज़ कार्यक्रम, आप खुद ही लगाइए इसका क्या पैमाना है, क्या वो है, सॉरी वर्ड इज़ रॉन्ग, इसका क्या लेवल है और कहाँ तक हम मतलब कहाँ तक वो लोक संस्कृति और उसके संवाहक जो हैं वो उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। जैसा अभी आपने कहा कि लोक संस्कृति पूरे देश की है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर आप हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति को प्रदर्शन के लिए हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर कहाँ कहाँ इन 20-22 सालों में जा पाए हैं, 25 सालों में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि हमारे जो लोक कलाकार हैं, उन्होंने, जैसे एक आदिवासी फेस्टिवल होता है झारखंड में, फर्स्ट स्थान पाया। उसी तरह भुवनेश्वर में वहाँ पर फर्स्ट स्थान मिला। तो ये, और एक तो देखिए जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं, हमारे देश में 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं और उत्तराखंड 2 जोनल कल्चरल सेंटर का मेंबर है। एक जो नॉर्थ सेंट्रल जोनल कल्चरल सेंटर इलाहाबाद में, और एक नॉर्थ जोनल कल्चरल सेंटर जो पटियाला में है। और वहाँ भी लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं, और केवल हमारे यहाँ नहीं होते हैं, वो कार्यक्रम पूरे देश में होते रहते हैं। तो उसके मेंबर्स हैं हम लोग, और हमारे जो कल्चरल ग्रुप्स हैं वो पूरे देश विदेश में, देश में अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। और इसके अलावा जो हमारे थ्रू जाते हैं, जैसे भुवनेश्वर में हो गया, या जयपुर में है, लखनऊ है, बम्बई है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, तो पूरे देश में विभिन्न स्थान, इवन बैंगलोर,
जहाँ जहाँ भी बुलाया जाता है और जहाँ भी उस लेवल के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ हम अपने लोक कलाकारों को हमने विभाग के माध्यम से बाहर भेजा है। तो ऐसा कोई अविस्मरणीय पल या ऐसी कोई घटना जो आपके साथ सुखद आपको अभी भी याद आती हो, किसी बड़े मंच पर हमारे कलाकारों की शाबाशी हुई है, तारीफ हुई हो? बड़े मंच पर हमारे कलाकारों की बहुत सबसे पहले तो मुझे सुखद घटना अपनी G20 की ही लगती है, जहाँ 165 कलाकार, और वो भी सारे लोक कलाकार, उनके थ्रू हमने 3 G20 किए और तीनों में डिफरेंट स्टोरीज़ थी। और पहला वाला G20 था कि हमने कहा कि हमारे प्रदेश का क्या महत्वपूर्ण है, तो शिव जी और गंगा, उस पर आधारित पूरा 45 मिनट का बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिना कट के सीमलेस, वो सारे लोक कलाकारों ने, और इतनी तारीफ़। उस समय तो हमारे जो मेज़बानी हो रही थी तो उसमें सारे इंटरनेशनल ऑडियंस ही थी, और वो बहुत अच्छा था। उसके अलावा जब यहाँ पर हुआ टिहरी गढ़वाल में नरेंद्र नगर में 2 G20, उसमें भी अराउंड 200 जो कलाकार, और सारे फोक से ही किया। उसमें बीच में एक एलिमेंट क्योंकि वो शिव जी का तांडव या छोटा सा हमने कथक के रूप में ऐड किया था, वरना वो पूरा लोक कलाकारों ने किया और उनकी इतनी शाबाशी हुई और देख के बहुत अच्छा लगा। अगर नेशनल सीन पे कहा जाए तो मैं कई बार देखती हूँ, जैसे उप्रेती सिस्टर्स हैं, बड़ा नाम कर रहे हैं। वैसे हमारे कलाकारों का जो बसंती बिष्ट जी हैं, उनको भी बहुत प्रशंसा मिलती है। तो प्रीतम भरतवाण जी हैं, नेगी जी के लिए तो कहा ही क्या जाए क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसा देखा जाए तो इन लोगों की वजह से एक ये तो होता ही है कि हमारे लोक कलाकार जिनकी वजह से हम फ़ख्र महसूस करते हैं। चलिए, अब और बात करने से पूर्व हम, क्योंकि होली का समय है, होली पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा कि उत्तराखंड में होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और विशेषकर उस क्षेत्र में जहाँ से आप आती हैं। आपने कहा कि मैं मूलतः कुमाऊँ की रहने वाली हूँ। कुमाऊँ की बैठकी होली, कुमाऊँ की महिलाओं की होली और कुमाऊँ की खड़ी होली, ये तीनों ही परंपराएं अपने आप में जगत प्रसिद्ध हैं। और कहीं मथुरा वृंदावन की होली के बाद अगर हम जिक्र करें तो कुमाऊँ की बैठकी होली का जिक्र अवश्य आता है। तो आप होली के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को लिए बताएंगे। होली उत्तराखंड में महज एक त्यौहार नहीं है, वो हमारी आइडेंटिटी है। मैं उसको अगर उस पे कहूँ, इतनी व्याकरण उस फंक्शन में होना, मतलब एक होली की बैठक ये नहीं है कि आए और प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है। जब मैं उसके बारे में बात करती हूँ तो ये होता है कि और जगह जो होली है वो एक त्यौहार है और रंगों का त्यौहार है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो वो एक परंपरा है, और इतनी समृद्ध परंपरा है जिसकी व्याकरण है। चाहे हम खड़ी होली को ले लेते हैं, चाहे हम बैठकी होली को ले लेते हैं, चाहे फिर महिलाओं की होली को ले लेते हैं। मैं अक्सर इस बात का जिक्र करती हूँ कि महिलाओं की होली में वो प्रहसन, वो स्वांग जिसे हम कहते हैं, वो समकालीन कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको कि वो नाटक के रूप में वहाँ दिखाया जाता है, करते हैं, या उस पर व्यंग करते हैं। उसकी कंपैरिजन में तो सिर्फ बंगाल से ही कर पाती हूँ, जहाँ दुर्गा पूजा में अक्सर महिषासुर वगैरह वो समकालीन जो आपका वो होता है इवेंट्स होती हैं, उसके से प्रेरित होता है। तो ऐसे ही कुमाऊँ में भी होली के स्वांग उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट उसका पार्ट है, और वो चीज़ दिखाई पड़ती है, तो वो हमारी सोच को दिखाता है। और महिलाओं की होली की भी उसमें एक कैसे शुरू होगी गणेश वंदना से, और फिर उसके बाद उसमें विभिन्न और आशीष के साथ समापन होगा। बैठकी होली तो बताइए, जब समय इतना ख़राब सा है, बाहर ठंड का मौसम है, एक जब प्रकृति भी सुषुप्त है, तब वो पौष के पहले रविवार से प्रारंभ होगी और फिर बसंत पंचमी तक आएगी। बसंत पंचमी में उसमें बसंत का आगमन को सेलिब्रेट करेंगे। फिर शिवरात्रि आएगी, उसके बाद देवी देवताओं के लिए गाई जाएगी, और फिर यह आंवला एकादशी जो आज है, उसके बाद उस दिन से फिर वो उसमें श्रृंगार का रूप ले लेगी। तो इतने आयाम जिस चीज़ में हों और एक पूरा सेलिब्रेशन, और आखिर में आशीष ज़रूर बैठकी होली में गाई जाएगी। उसकी एक शास्त्रीय परंपरा
परंपरा होगी, विभिन्न राग रागनियाँ जो उस पीरियड में गाई जा, जिसमें वो होली गाई जाती है। तो होली हमारे लिए सिर्फ होली नहीं है, सिर्फ एक त्योहार नहीं है, वो एक इतनी समृद्ध परंपरा है कि जिसे जैसा कि आपने सही कहा कि मथुरा और वृंदावन के बाद अगर हम देखते हैं, मतलब अगर उसका वो हुआ है, और इसमें प्रवासियों की भी बड़ी वो है, वहाँ भी उस परंपरा को, इवन जैसे हम लोग तो लखनऊ में बड़े हुए, और हमने देखा लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में हर जगह होली की बैठकें होती हैं, और उसको एक उस पर एक कॉन्शियस एफर्ट होता है उसको उसी रूप में जीवित रखने का। तो अब ऐसी ही खड़ी होली, जैसे चंपावत वगैरह में खड़ी होली पिथौरागढ़ में करी जाती है, तो उसके भी अपना एक व्याकरण है कि कौन सी होलियाँ गाई जाएंगी, कैसे गाई जाएंगी, उसमें भी आशीर्वाद होगा, किस तो समय गाई जाएंगी, किस समय गाई जाएंगी। तो सामायिक विषयों पर भी होलियाँ बनती रहती हैं। अब बनती हैं, जैसे चारूचंद पांडे जी की मैंने देखा, पढ़ी हैं कि उन्होंने भी होली पर कुछ लिखा है, होली लिखी हैं। तो जैसे कुमाऊं की एक बड़ी प्रसिद्ध होली है, आयो शहर में व्यापारी। हाँ वो शराब जब कुमाऊं में शुरू की गई तो उसी समय वो होली बनी। हाँ, तो वो तो होता ही है। लोक संस्कृति तो कहीं भी हो, मैंने जैसा पहले भी कहा और अभी भी कह रही हूँ कि एक जो परिवेश से ही उपजता है, चाहे वो हमारे गाने हो, चाहे वो जो इस तरह की होलियाँ हो, ये सब तो परिवेश से ही होता है, और केवल हमारे यहाँ नहीं, कहीं भी हो तो होता तो उस परिवेश से ही उपजती हुई चीज़ें हैं, और इसीलिए वो होलियों में भी उसका जो पुट देखने को मिलता है। जो होली की बैठकें होती हैं, वो समय भी कुछ ऐसा होता है, वो सुबह होने वाली होती है, और जैसे जब वो गाते हैं ना, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है वो वाला हो, बस 2 ही लाइन याद है उसकी, तो हो मुबारक मंजरी फूलों भरी, ऐसी होली खेलें जनाबे अली। ब्यूटिफुल। अच्छा, अब क्योंकि कुमाऊं के साथ साथ थारू समाज की होली भी हमारे वहाँ बड़ी हाँ, बल्कि थारू समाज की होली का जिक्र ज़रूर होना चाहिए। थारू समाज की जो होली होती है वो भी एक बड़ी अच्छी, एक बहुत ही अपने आप में अनूठा स्थान रखती है। थारू समाज में ये लोग क्योंकि हार्वेस्ट से रिलेटेड वो होती है, मतलब फसल के उससे, तो उस पर ये लोग कुछ दिनों तो इसको ये वैसी होली गाते हैं, पता है, जैसे जिसको ये जिंदा होली कहते हैं, और उसके बाद होली के बाद भी सॉन्ग्स चलते रहते हैं, उसको ये मरी होली कहते हैं, मरी हुई नहीं, मरी होली कहते हैं। लेकिन थारू समाज की होली बहुत कलरफुल, बहुत उनके होली का जो सेलिब्रेशन है वो भी एक गाने की परंपरा, जैसे पूरे उत्तराखंड में वहाँ की भी है, लेकिन थारू की होली ज़रूर एक अनूठी होली है जो अपने आप में बहुत विशिष्ट स्थान रखती है। चलिए, अब हम अपने इस इंटरव्यू को अंतिम दौर की ओर ले जाते हैं कि जैसा कि आपने देखा है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन का एक अपना सांस्कृतिक पहलू भी रहा है। जनगीत, लोकगीत उस दौर में बहुत तेज़ी से पनपे हैं, चाहे गिरदा हो, चाहे अतुल शर्मा हो, चाहे नेगी जी हो, इस तरीके के कई बड़े नाम जो है उस दौर से आए हैं, और इनके गीत आंदोलन में नारे के रूप में, जनगीत के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए। तो इस दृष्टि से अगर हम आज सामाजिक चेतना, आज की वर्तमान दृष्टि में सामाजिक चेतना का देखें, तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के उपरांत जो वर्तमान दौर है इस 25 वर्षों का, इस दौर में हम उत्तराखंड की संस्कृति को कहाँ पर देखते हैं? जब आप उत्तराखंड आंदोलन की बात कर रहे हैं तो उसमें नेचुरली जैसा हम बचपन से आज तक पढ़ते आए हैं, साहित्य समाज का दर्पण, तो जो समाज जिस समय जैसा है उसको साहित्य ने उस रूप में, उसके दर्पण के रूप में साहित्य ने या लोक साहित्य ने उसको दिखाया है। और इसीलिए उत्तराखंड आंदोलन में इन सबकी बहुत भूमिका रही है, लोकगीतों की, और उसके जो जिन बड़े नामों का आपने जिक्र किया, उनके जो कृतित्व है उसकी वजह से, मतलब वो उस पर एक चेतना जगाने का काम या उस चीज़ को सामने लाने का काम उन गीतों ने किया है। आज जैसा परिवेश
आज की तारीख में देखा जाए तो आज की जो बात है, अब वो आंदोलन का दौर ख़त्म हुआ, अब का जो दौर है वो अगर आप देखें तो आज के गाने में कई गाने ऐसे हैं जो जिस पर आप आज का जो परिवेश है या आज का जो स्थिति है वो दृष्टिगोचर होती है। तो ये तो एक सतत और ये मतलब ये तो एक वो यथार्थ है कि कोई भी लोक साहित्य होगा वो उसी समाज से उपजेगा जिस समाज में वो रह रहा है। तो जो समस्याएं वो आज समस्याएं कह लीजिए या जो स्थिति आज की है वो वही उन लोक साहित्य में दिखाई देगी। तो बहुत सारे गाने ऐसे दिखते हैं मुझे जो आज की बात करते हैं। अब भले वो हमें कैसे भी लगते हों, लेकिन वो आज के परिवेश के गाने हैं, वो आज के जो यंग जनरेशन है वो उन्हीं को पसंद करती है। अच्छा, इसी में एक सवाल और जुड़ता है कि इन 25 वर्षों में हम अपने लोक वाद्यों को छोड़कर ढोलक, हारमोनियम या अन्य लोकवाद्य, हुड़का वगैरह भी अब मंच में कम दिखते हैं। हम नए वाद्यों की ओर आ गए। अब मंच पर हमारे गिटार, वायलिन, इस तरीके के तमाम इलेक्ट्रॉनिक वाद्य दिखने लगे हैं। तो संस्कृति के क्षेत्र में इस परिवर्तनों को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो इस तरह से देखती हूँ कि देखा जाए तो बैक पाइपर जो था जी, वो तो अंग्रेज़ी समय का था जी, उसको हमारी लोक संस्कृति ने अपनाया। अब हम उसको हम मशक बीन को हम कहते हैं हमारा है। अब क्योंकि वो बैक पाइपर था अपनाया। उसी तरह से अगर आज की मैं ये नहीं कहूँगी कि छोड़ देना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी पेड़ का एग्जाम्पल दिया था कि जड़ें मजबूत हो, बाकी फैलाव होना है और उसको आप रोक ना पाएंगे, कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन हाँ, जड़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसीलिए मैं कहूँगी कि जो अगर और वाद्यों को ये अपना रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार उनकी मजबूरी भी हो जाती है। और हाँ, लेकिन अपने वाद्यों को चाहे कुछ भी चाहे हुड़का हो, चाहे ताली हो, चाहे कोई भी वाद्य यंत्र जो हमारे लोक वाद्य हैं उनको भी संजोए रखना बहुत ज़रूरी है और कर भी रहे हैं वो लोग, उसके संवाहक कर रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा करने की ज़रूरत है उस दिशा में काम करने की, लेकिन लगातार काम हो रहा है। हाँ, जहाँ तक नए वाद्य यंत्र अपनाने की बात है ये तो होना ही है। तो अब अंतिम सवाल बिल्कुल आपसे, ये उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में आप युवाओं को संस्कृति नज़रिए से क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे संदेश से ज़्यादा मैं ये फील करती हूँ कि हमारे युवा अपनी संस्कृति के प्रति इतने ज़्यादा ऑलरेडी और बहुत घमंड होता है मुझे ये देख करके कि वो अपने संस्कृति की ओर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं कि वो सीखने के प्रयास कर रहे हैं। और ख़ासकर जो ये यंगर जनरेशन है वो सही चीज़ को जानने का भी, क्योंकि इस समय गूगल में सब अवेलेबल है, उनके पास मीडिया में सब अवेलेबल है, तो उनको चीज़ों के जड़ तक पहुंचने का शौक़ है। और इस बात को कहने में अच्छा भी लगता है कि अगर ठीक है चीज़ें थोड़ी सी हम उसका थोड़ा नेगेटिव पक्ष देखते हैं तो पॉजिटिव पक्ष उससे कहीं बड़ा है और वो लोग बहुत काम कर रहे हैं। इसीलिए इतने आज की देखा जाए तो ब्लॉग्स देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, वो लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। मेहनत तो ज़रूरत होती है और करते भी हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एकदम से फेमस होने की भी होती है, तो लेकिन फिर भी काम तो कर ही रहे हैं और बहुत काम हो रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि युवाओं के को देखते हुए भविष्य बहुत लगता है, अपनी संस्कृति की नज़र से तो मैं देखती हूँ कि मैं बहुत आशातीत हूँ। नहीं, आपने कहा कि आप वर्तमान में संस्कृति को लेकर आशातीत हैं, लेकिन अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो जैसे मैंने अभी पिछोड़े का जिक्र किया, पिछोड़े को हमने वैवाहिक समारोह से उठाकर स्वागत समारोह में पहुंचा दिया। वैवाहिक में भी है, स्वागत में भी है। ठीक इसी तरीके से कि हम अपने वट सावित्री जैसे व्रत करवा चौथ में तब्दील हो गए। हमारे मंदिरों को जागर छोड़कर
हम अब छठ पूजा और गणेश विसर्जन की ओर चल पड़े हैं, तो संस्कृति में हो रहे इस बदलाव को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ जो होती है प्रचार तंत्र जहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, पॉपुलर कल्चर जिसे कहते हैं, चाहे वो पंजाबी बीट्स पे गाने को कह दीजिए, जो पॉपुलर कल्चर होता है ना, या डोमिनेंट कल्चर, वो पॉपुलर कल्चर जो होता है उसकी तरफ लोगों का प्रेरित हो जाना, ये एक नेचुरल बात है। लेकिन आज अगर अभी आपने कहा रंगवाली पिछौड़ा हमारे शादी समारोह से हट गया, तो मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों में नहीं पहना जाता था पिछौड़ा, आज मैं वहाँ भी पहने हुए देखती हूँ। कई जगह आपने देखा होगा, कई जगह क्योंकि परिवेश बदल गया ना, तो उसके बाद अगर हमने स्वागत में पिछौड़ा हुआ है या कोई समारोह में पहना है, तो ऐसे भी और या वो दुपट्टे के रूप में पहना है, तो वो आज की ज़रूरत को होते हुए हुआ है। लेकिन पिछौड़ा तो नहीं, ख़त्म तो नहीं हुआ ना, बढ़ ही रहा है। अगर आज की तारीख में आप देखें तो केवल मतलब मैरिड औरतें पिछौड़ा पहनती हैं, ऐसा नहीं रहा ना, वो बढ़ चुका है, उसका उतना प्रचार हो गया है उसको। तो जिस चीज़ का प्रचार हुआ है, तो उसके दो चार स्वरूप चेंज भी होंगे, कहीं वो स्वागत में भी दिया ही जाएगा। लेकिन उसका मैंने तो देखा है कि वो एक क्षेत्र विशेष में, जो कुमाऊं क्षेत्र के में पिछौड़ा जितना प्रचलित था, आज वो उतना गढ़वाल क्षेत्र में भी दिखता है मुझे। ये तो आप मानेंगे। और मेरे क्योंकि मेरी तो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो कि उत्तराखंड को बिलोंग नहीं करते, तो मुझे भी जब किसी को कोई गिफ्ट देना होता है तो मैं पिछौड़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये हमारा है, या ऐपण देती हूँ। तो जो चीज़ हमारी हम वही तो देंगे। अब अगर आपको यहीं पर अभी एसएम की बात चली, उनके यहाँ वो जो एक वो होता है ना, अंगवस्त्रम टाइप का पहनाते भी हैं, वाइट कलर में रेड कलर का, तो कई बार हमने उसको फ्रेम भी किया है। क्योंकि अब चीज़ें होता क्या है, चीज़ें जैसे बढ़ती हैं उस तरह से फिर उसका स्वरूप भी थोड़ा सा हम अपना दिमाग भी लगाते हैं, इसी को क्रिएटिविटी भी कहते हैं। तो इसलिए पिछौड़ा का तो भविष्य बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है मुझे, उसी तरह से ऐपण का। बल्कि कई बार तो मुझे ऐपण में डर लगने लगता है कि मैं भी कहती हूँ कि देखो, ये कुछ चीज़ों में तो अवॉइड करो इसको, क्योंकि उसका एक मतलब केवल सफ़ेद चीज़ में या रेड चीज़ में वाइट से कर देना महज ऐपण नहीं होता। इसकी थोड़ी सी इसके पीछे की एक व्याकरण है, आध्यात्मिक उसका पहलू है, उसका आध्यात्मिक भी है और उसकी ग्रामर भी है। थोड़ा उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो वो दे भी रहे हैं लगातार, जो लोग उस चीज़ को जानते हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं, तो प्रयास तो हर तरफ से हो रहा है। हाँ, लेकिन देखिए, हमेशा रूम तो इम्प्रूवमेंट का रहता ही है। मतलब आप ये मानती हैं कि इन 25 वर्षों में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम समृद्ध हुए हैं? सब समृद्ध हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। क्योंकि फिर अगर मैं उसको बहुत ही मतलब पता नहीं कहना चाहिए, देखिए आपके पास है क्या दिखाने के लिए, हम अलग किस तरह से हैं, हमारे पास क्या है ऐसा जो औरों के पास नहीं है, तो हम वही तो दिखा पाएंगे जो है। और कल्चर उत्तराखंड के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हम अगर हमारी पहचान है तो एक हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है जो अपने आप को लोगों के सामने दिखाती है, और जिसमें लोग ये फील करते हैं कि नहीं, हमारी बहुत समृद्ध संस्कृति है। तो इसलिए उसके रूप में तो मैं कहूँगी कि हम इन 25 सालों में बहुत समृद्ध हुए हैं। अच्छा, ठीक, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक महत्वपूर्ण समय हमें मिला और हमारे दर्शकों का इससे अवश्य ज्ञानवर्धन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत आभारी हूँ आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ अपने अनुभव साझा कर सकूं, और जो मेरी सोच है इस उत्तराखंड की लोक संस्कृति के बारे में, वो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकूं।